अभी आवाज आ रही है बच्चों? थैंक यू। अभी हम शुरू करेंगे फाइटो हार्मोन्स। और फाइटो हार्मोन्स के बारे में पूरा डिटेल में शुरुआत में एक पूरा हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या कहलाते, पीजीआर क्या कहलाते हैं प्लांट्स में। बच्चों, हार्मोन के बारे में आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन स्टारलिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म दिया था और उसका मीनिंग होता है टू एक्साइट, टू स्टिमुलेट। मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं, एसिलरेट कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, कि वो केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस कर देते हैं, बहुत ज्यादा एसेलरेट कर देंगे या उनको कम कर देंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी एक्टिविटीज तो जरूरी होती है। मान लीजिए ग्रोथ के लिए हमने कंडीशन देखी, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल और लाइट, ये सब पीएच सब फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। परंतु फाइटो हार्मोन्स हैं, उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं पीजीआर। पहला टाइप है ग्रोथ स्टिमुलेटर और दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर। स्टिमुलेटर का मतलब जो स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं ग्रोथ को। और इनहिबिटर का मतलब होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। मतलब क्या है कि इसको इनहिबिटर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस पाया जाता है। जिस तरीके से ट्रेन में इंजन होता है, उसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है कि वो पूरी गाड़ी को खींचता है, पूरे डब्बों को खींचता है। परंतु ब्रेक है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ब्रेक है वो उनको बचाते हैं कि अ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो उसकी ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए जरूरी होते हैं। तो अपनी जगह पर हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर ग्रोथ स्टिमुलेटर है, वो तो ग्रोथ को बढ़ा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। परंतु ग्रोथ इनहिबिटर है, उनका भी अपने आप में रोल है। और यह आप कल भी हमने चर्चा करी थी। वो ग्रोथ इनहिबिटर है, वो स्ट्रेसेस से बचाने में या एडवर्स सिचुएशंस में अपने आप को बचाने में, वो प्लांट को बचाए रखने में वो मदद करते हैं। तो ये सब चीजें हैं वो आज के डिस्कशन में हम करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मींस प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। Plant growth regulators (PGRs) are small simple molecules that regulate plant growth based on the functions. PGRs are two groups: plant growth promoters for growth promoting activities like cell division, enlargement, trophic growth, pattern formation, flowering, fruiting, and seeding formation. Example: auxins, gibberellins, and cytokinins. Plant growth inhibitors for growth inhibiting activities like dormancy and abscission. Respond to respond to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. Example: abscisic acid and ethylene. Ethylene fits either for the groups, but it is largely a growth inhibitor. मतलब एथिलीन है उसको आप ग्रोथ प्रोमोटर ही कहेंगे, परंतु ज्यादातर ये इसका जो फंक्शन है वो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में काम लिए आता है प्लांट में। वो एब सीजन में, फ्रूट राइपनिंग में, वो सब चीजों में काम आता है, इसलिए इसको इनहिबिटर बोला जा रहा है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है। और ऑक्सिन का जो वर्ड मीनिंग होता है टू ग्रो। किसने खोजा था? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्लास कैनरी ग्रास रिस्पोंडेड टू यूनिलेटरल illuminates
illumination by growing towards the light source phototropism. It was concluded that the tip of coleoptile caused the bending of the entire coleoptile. Abwent isolated oxygen from tips of coleoptiles of oat seedlings. Oxygen was first isolated from human urine. Oxygens are produced by the growing apices of stems and roots from where they migrate to regions of their action. तो ये कोलियोप्टाइल है, यहाँ पर लाइट के रिस्पॉन्स में वो हार्मोन है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है ऑक्सिन, और ये क्या करेगा कि वो दूसरी जगह जा करके और सेल डिवीजन बढ़ा के उसको बेंडिंग करवाता है। और इसको दूसरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी ऑब्जर्व किया। यहाँ पर सिलिका है उसकी एक पट्टी लगा देते हैं तो वो बेंडिंग है वो नहीं होती है, इसका मतलब है कि वो ट्रांसफर नहीं होता। इसको कोलियोप्टाइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑक्सिन्स कितने टाइप के केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो यहाँ पर बताया गया। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स ये दिए हैं, दो टाइप के होते हैं। नेचुरल में इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ये पाए जाते हैं नेचुरली और इनको प्लांट से प्राप्त किया गया है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी बना लिए गए हैं जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं आजकल। एग्जाम्पल है NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में। जो घास है उसको मारने के लिए, या कहना चाहिए कि वीडीसाइड के रूप में इनको यूज करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं ऑक्सिन के? फंक्शंस है टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। आप मान लीजिए प्लांट प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो रूटिंग को स्टिमुलेट करना है। कोई स्टेम लिया और उस स्टेम के साथ में आपने ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया तो वो जो ब्रांच है उसमें रूटिंग होना शुरू हो जाएगी, आप एक प्लांट लेट तैयार कर सकते हैं। तो रूटिंग को स्टिमुलेट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रमोट फ्लावरिंग एंड एग्जाम्पल इन पाइन एपल्स, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। अगर आपने इसको छिड़काव कर दिया, ऑक्सिन का छिड़काव कर देंगे तो वहां पर वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। पाइन एपल है, क्योंकि पाइन एपल तो बंच ऑफ फ्लावर ही है। तो अगर आप ग्रोविंग रीजन्स में इसका छिड़काव कर देंगे तो वहां पर पाइन एपल्स हैं वो लग जाएंगे। तीसरा है टू टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रूप एट अर्ली स्टेज। पत्तियां और फल हैं उनको गिरने से बचा सकते हैं। कई सारे प्लांट में ये दिक्कतें होती हैं कि वो जल्दी ही उसमें छोटे छोटे फ्रूट हैं बिना पके ही गिर जाते हैं, फ्लावर्स हैं वो गिर जाते हैं, पत्तियां हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए आप ऑक्सिन छिड़काव कर दीजिए तो फ्रूटिंग और लीफ ड्रूपिंग है वो रुक जाएगी शुरुआत में। चौथा इसका फंक्शन है प्रमोट द एब्सीजन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह पर तो वो जो शुरुआत में फ्रूट और लीफ को गिरने से बचा रहा है और ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स को गिराने में मदद करता है। एब्सीजन का मतलब है वो पक गए हैं तो उनको जल्दी से पके हुए फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं, उनको ओल्डर पार्ट्स हैं उनको इसका छिड़काव करने पर वो गिर जाएंगे और आपको फ्रूट्स हैं वो तैयार फ्रूट मिल जाएंगे। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एग्जाम्पल इन टोमेटोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका आर्टिफिशियल यूटिलाइजेशन हो रहा है कि पार्थेनोकार्पी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो टोमेटो प्राप्त होते हैं जिनमें सीड नहीं होते हैं, सीडलेस टोमेटो बनाने का एक तरीका है आर्टिफिशियल तरीके से, वो आप छिड़काव कर दीजिए तो वहां पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है वो लग जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर टोमेटो है। छठा फंक्शन देखिए
दे आर यूज्ड एट हर्बिसाइड्स। इसका बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन हमारे खेतों में आसपास आप देखेंगे कि दवा छिड़क दी जाती है, क्योंकि आजकल लेबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर कोई है वो 500 रुपये मांगता है, जबकि ये छोटा सा केमिकल आप एक डब्बी लाइए, उसका छिड़काव करिए, छिड़काव करने पे 2 घंटे में ही आप पूरे खेत में आप इसका छिड़काव कर देंगे, सारी वीड्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। परंतु बच्चों याद रखिए कि ये केमिकल है, बहुत पॉइजनस है, बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे कि हर एक गांव में कैंसर केसेस हैं वो आपके आसपास मिल जाएंगे, क्योंकि ये हर्बिसाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है और कभी भी खत्म नहीं होते। हमें दिख नहीं रहे परंतु हमारी बॉडी में वो जा रहे हैं और घातक सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए केमिकल्स का यूटिलाइजेशन आप खेती में जो भी हर्ब्स उग रहे हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट उग रहे हैं, उनको रूट आउट करिए। आप खुद खेती में लगिए या मजदूर लगाइए, परंतु केमिकल्स हैं उस पर रिलायंस है, उस पर डिपेंडेंसी है, वो उसको कम करिए, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट को खत्म कर रहे हैं, साथ में ये आपके स्वास्थ्य को भी खत्म कर रहे हैं। परंतु इसका कॉमर्शलाइजेशन ये हो चुका है, अभी हमारी आदतें भी खराब हो गई हैं। जैसे पॉलीथीन है उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे तो हर्बिसाइड को कैसे छोड़ देंगे। देख लेते हैं फंक्शन। They are used as herbicides. 2,4-D is used to kill dicot weeds. It does not affect monocot plants. It is used to prepare weed-free lawns. बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। कोई भी प्लांट है या एनिमल है, अपने कंपटीशन है उसको कम करने का तरीका ढूंढ लिया है। देखिए, दो तरीके की फसलें हमारे खेतों में होती हैं, एक ब्रॉड लीव्स क्रॉप्स है और दूसरी है नैरो लीव्स क्रॉप्स। तो ब्रॉड लीव्स क्रॉप्स में आप देख सकते हैं सरसों, मूंग, मोठ, उड़द, ये सारी चौड़ी पत्तियों वाली फसलें हैं। और नैरो लीव्स क्रॉप्स में कौन आती है? गेहूं है, ज्वारी है, बाजरी है, इसके साथ में ही आपके चावल है, ये सारे गन्ना है, ये नैरो लीव्स क्रॉप्स में आती है। तो दो तरीके की हमारी फसलें हैं, एक ब्रॉड लीव्स क्रॉप और दूसरी नैरो लीव्स क्रॉप। अब इनमें जस्ट देखिए, अगर आपने फसल बोई है ब्रॉड लीव्स, तो अपने कंपटीशन को कम करने के लिए वीड्स है वो नैरो लीव्स उगेंगे। ब्रॉड लीव्स फसल है तो वीड होंगे नैरो लीव्स, और नैरो लीव्स क्रॉप है तो वीड आपके उगेंगे ब्रॉड लीव्स। एग्जांपल देखिए, जो ये आपके गेहूं है, चावल है, गेहूं के अंदर बथुआ, एक भाबरा और बथुआ, दो एक इस तरीके के वीड्स हैं जो गेहूं में उगते हैं। तो गेहूं की पत्तियां नैरो लीव्स हैं, जबकि बथुआ है वो ब्रॉड लीव्स है। ठीक है। और सरसों ब्रॉड लीव्स क्रॉप है, उसमें प्याजी नैरो लीव्स वीड उगेगा। मतलब अपने कंपटीशन को नेचुरली कम करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, वाइस वर्सा होते हैं। अगर क्रॉप ब्रॉड लीव है तो वीड है वो नैरो लीव्स लगेंगे, अगर क्रॉप नैरो लीव्स है तो वीड्स है वो ब्रॉड लीव्स लगेंगे। अब इसका फायदा उठा लिया हम लोगों ने। जो ये वीडीसाइड होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, वो दो तरीके के खोज लिए। अब आप यहां देखिए 2,4-D किस पर काम करता है? डाइकोट वीड्स पर, मतलब कि ब्रॉड लीव्स वीड होती है उन पर काम करता है। तो गेहूं की फसल में आप कौन सा वीड यूज करेंगे? चावल की फसल में आप कौन सा वीडीसाइड यूज करेंगे? 2,4-D यूज करेंगे, क्योंकि ये आपकी नैरो लीव्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहां बोल रहा है वो इट डज नॉट अफेक्ट मोनोकोट। आप इसको डालेंगे तो ये सिर्फ ब्रॉड लीव्स वीड्स को खत्म करता है, नैरो लीव्स को नहीं करता। और दूसरे टाइप के बीडी साइड है वो नैरो लीव्स पर असर करते हैं और ब्रॉड लीव्स पर नहीं करते, तो सरसों में वो दूसरे वाला डालना पड़ेगा। और आपने अगर इसको 2,4-D को सरसों में डाल दिया तो पूरी सरसों खत्म हो जाएगी, प्याजी बची रह जाएगी। तो कहने का मतलब है
कि ये वीड्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर में बढ़ गया है, परंतु नुकसानदायक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जाइलम डिफरेंशिएशन को वो कंट्रोल करता है, मतलब कि ये ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद में तो वहाँ अब वो सेल डिवीजन है वो लॉस हो जाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं बच्चों, आप ऑक्जिन के देख पा रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे ऑक्जिन के रोल हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इन हायर प्लांट्स द ग्रोविंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स, इट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जो क्रॉप फसलें या कोई भी प्लांट है, क्या होता है कि जब मेन ब्रांच टॉप एपेक्स है वो रहेगा, तो लेटरल ब्रांचिंग को वो नहीं होने देता, साइड ब्रांचिंग को नहीं होने देता। तो हमारे पुराने जमाने में किसान हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, अभी उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक गुण है, वैज्ञानिकपन है, वो किसानों ने छोड़ दिया है। अभी हम जो बाहर के वैज्ञानिक हैं उन पर निर्भर हो गए हैं। बाकी पुराने जमाने में भारतीय किसान हैं वो वैज्ञानिक हुआ करते थे। वो क्या करते, जैसे चने की फसल है या गेहूं, ये चने की फसल है या आपके गवार की फसल है, उसमें क्या करते थे, पशु चराने के लिए छोड़ देते थे। पशु चारण करने से क्या है कि वो पशु है, भेड़ बकरियां हैं, वो क्या करती थी, इसके टिप पार्ट को खा जाती थी। टिप पार्ट को खाने का मतलब है कि उसने एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर दिया, वो टिप पार्ट खत्म कर दिया। यहाँ पर ऑक्सिन नहीं बन रहा है। अब ऑक्सिन नहीं बनेगा तो लेटरल ब्रांचिंग है वो बढ़ जाएगी, साइड में ब्रांचिंग है वो बढ़ जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि प्लांट है वो पूरा झुंड घेर देगा, मतलब बहुत ज्यादा फैल जाएगा। अब किसान है वो ये चीजें भूल गया है, उसको नहीं मालूम है। वो क्या करेगा, उसमें पशु चारण नहीं करने देता, जानवर को नहीं घुसने देता, बढ़ने देता। वो सोच रहा है कि ये तो हमारे नुकसान करता नहीं। शुरुआत में वो नुकसान नहीं करता, वो ऊपर ऊपर की कोपले खाएगा तो वो फसल है वो क्या होगी, ज्यादा फैलेगी, वो ज्यादा उसकी ब्रांचिंग होगी। और क्यों ब्रांचिंग होगी वो आप यहां समझिए, एपिकल डोमिनेंस। जब तक एपेक्स पार्ट रहेगा वो लेटरल ब्रांचिंग को होने ही नहीं देगा, और जैसे ही इसको एपेक्स पार्ट को कट कर दीजिए, ये लेटरल ब्रांचिंग है इसकी हो जाएगी। तो ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस है। यहाँ इसने एपिकल बड है इसको रिमूव कर दिया, तो इसमें साइड में ब्रांचिंग है वो शुरू हो गई। तो ऑक्जिन है वो एपिकल डोमिनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको आप कट कर दीजिए तो वो फैलाव करना शुरू कर देगा। रिमूवल ऑफ सूट टिप्स decapitation results in the growth of lateral buds. It is applied in tea plantation hedge making। जो हैज बनाते हैं, हरी भरी दीवारें तैयार करते हैं, तो उनकी लगातार कटिंग करते हैं। और कटिंग होने से क्या होगा, वो पूरा पौधा है वो पूरा फैल जाएगा, जाल फैला देगा। उसका कारण ही है एपिकल डोमिनेंस को आपने ब्रेक कर दिया। इसके बाद में दूसरा जो फाइटो हार्मोन है बच्चों, वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है वो, उसकी कहानी बड़ी अच्छी है। ये एक जापानी वर्ड है, जिब्रेला से आया है। आप पेडी फील्ड में देखेंगे, जापान में क्या होता था कि चावल की खेती की हुई है, चावल की खेती की है, उसमें से कुछ प्लांट ऐसे होते थे जो बहुत हाइटेड हो जाते थे, परंतु उनमें सीड नहीं लगते थे। तो उन प्लांट को जो सीडलेस हैं, जो बेकार हो गए हैं, जिनमें सीड नहीं बन रहे, तो किसान के लिए तो वो क्या हो गए, बेकार हो गए। तो उनको वो बोलते थे बेकाने। और बेकाने का मतलब होता था मूर्ख, कि बेकार है यार, इतना बड़ा हो गया है परंतु हमें इसने कोई बीज नहीं दिया है, इसमें कोई सीड नहीं बने हैं। तो बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें ऐसा है क्या, किस वजह से इसमें ये ग्रोथ आ रही है।
तो बताया भाई ये गेट बंद कर, तो फड़फड़ाहट आ रहा है, बहुत आवाज है, ये गेट बंद कर दीजिएगा। नहीं, गेट बंद कर दो ना फिर। अरे ये वाला। ना लगेगा ये। तो ये बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें एक कोई इन्फेक्शन होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है, और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें ये केमिकल रिलीज किया जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, और वो फिर क्या करेगा, सेल डिवीजन करवाता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ गैर साइज हो जाती है, मतलब ओवर ज्यादा हो जाती है, ओवर ग्रो कर जाता है। तो उस वजह से ये नाम आया है बेकाने। बेकाने इन्फेक्शन इन द फील्ड शोविंग इलोंगेशन एंड स्टंटिंग ऑफ राइस प्लांट, ये दोनों तरीके के यहाँ पर आप देख पा रहे। जिब्रेलिन्स के बारे में देखते हैं। दीज आर एसिडिक पीजीआर एस्चरिकिया। अच्छा, ये साइंटिस्ट का नाम दिया है, ई कुरोसावा। ई कुरो ई कुरु Kurosawa treated the sterile filtrates of Gibberella fujikoroi। ये फंगी का नाम है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ए फंगस दैट कॉजेज बेकाने डिजीज और फुलिस सीडलिंग इन राइस टू हेल्दी rice seedlings. As a result, it showed the symptoms of Bekane disease. Later, the active substances were identified as gibberellic acid। मतलब वो ई कुरोसोवा ने सबसे पहले उसको फिल्ट्रेट स्टाइल जिब्रेला, ये फ्यूजिकोरोई से फंगस से ये एक्सट्रेट निकाला, और बताया कि इसमें एक कोई केमिकल रिलीज किया जाता है ये जिब्रेला फ्यूजिकोरोई फंगस के द्वारा, और वो फंगस की बॉडी से और वो जाता है प्लांट बॉडी में, और वो क्या करेगा, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। जब सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो ग्रोथ ज्यादा होगी, ये उसने खोजा था। देर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स, मतलब जिब्रेलिन के 100 प्रकार से भी अधिक प्रकार है वो पाए गए हैं नेचर में, जिनको नाम दिया है GA1, GA2, GA3 एटसेट्रा इन फंगी एंड हायर प्लांट्स। जिब्रेलिक एसिड GA3 और terpenes is one of the first discovered and most intensively studied gibberellins। सबसे पहले ये खोजा गया, टर्पीन्स खोजा गया है, रोज चला कर या हो, ये खोजा गया है टर्पीन्स GA3, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और अभी जिब्रेलिन्स के फंक्शन देख लीजिए, क्या फंक्शन है जिब्रेलिन, क्या रोल प्ले करता है प्लांट बॉडी में। दे कोज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, सो दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स। मतलब ये क्या काम करते हैं कि लेंथ बढ़ाने में, एक्सिस की लेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एक्सिस बनाने में मदद करेंगे, नोड्स और इंटर नोड्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो हाइट बढ़ती है। पहला काम ये है, क्योंकि सेल डिवीजन करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो एक्सिस बढ़ाने में ये जुग्गा है या बंच ऑफ ग्रेप्स है, उसको बढ़ाने में आप देखेंगे जो नॉर्मल है वो इतने साइज का बनेगा, अगर आपने जिब्रेलिन छिड़क दिया तो वो ज्यादा लेंथ इसकी आ जाएगी एक्सिस की, और बड़ा बड़ा झोरा बनेगा। to elongate and improve the shape of fruits such as apple। तो आप यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल एप्पल है वो इतने साइज का है, और अब अगर आपने जिब्रेलिन उसमें छिड़क दिया है तो ये एप्पल की साइज है वो बड़ी हो जाती है। यहाँ तक बहुत कम दिखा रखी है, आप देखेंगे मार्केट में देखेंगे तो बहुत बड़े एप्पल है वो मार्केट में आने लगे हैं, और वो किसकी वजह से, जिब्रेलिन्स की या PGR की वजह से। They delay senescence so the fruits can be
लैप्ड ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। बहुत ही अच्छा इसका यूज है। सेनेसेंस का मतलब है कि फलों को गिरने से बचाते हैं। अगर आपने जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया तो लंबे समय तक पेड़ पर ही फलों को रखा जा सकता है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जब ज्यादा लंबे समय तक पेड़ पर रुके रहेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सबकी फसल एक साथ में पक करके आ जाएगी, मार्केट में ज्यादा आएंगे, उसकी रेट डाउन होएगी। और अगर वो पेड़ पर ही लटके रहेंगे और आवश्यकता के अनुसार तोड़ के सप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सेनेसेंस को मतलब फलों को गिरने से बचाते हैं। इसके बाद में फोर्थ है GA3 इज यूज टू जी। भाई गैर साइज क्यों हो रहा है, वो ओवर साइज क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, राइपनिंग है वो, साइज से मतलब नहीं होता। राइपनिंग होगी कि मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये ब्रांच है और यहाँ ये फल लगा हुआ है, जो भी है। तो एक यहाँ पर केमिकल बनेगा, जो इनके बीच में जो जंक्शन है इस जगह पर केमिकल रिलीज होगा। और वो केमिकल है, आगे हम पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। एब्सिसिक एसिड इस जगह पर रिलीज होगा, या एथिलीन, इनमें से कोई भी सिंथेसाइज होगा। तो क्या होगा कि ये जो इसमें अभी सप्लाई हो रही थी, जो भी वाटर मिनरल्स की सप्लाई हो रही थी, यहाँ एक बैरियर क्रिएट कर देंगे। और जब बैरियर क्रिएट कर देंगे तो ये इनका कनेक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एब्सीजन हो जाएगा, कटाव होना शुरू हो जाएगा। और यहां से फिर वो क्या होता है, टूट जाता है, गिर जाता है, क्योंकि इनका जो लिंक है वो खत्म हो गया, ये कनेक्शन है वो खत्म हो गया। तो फल है वो साइज की वजह से नहीं गिरता, फल इसके जंक्शन की वजह से गिरता है। कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बराबर हो रहा है, तो वो जुड़ा रहेगा। और अगर यहाँ एब्सीजन आ गया, यहाँ कटाव आ गया, यहाँ एक बैरियर क्रिएट हो गया, तो वो सप्लाई बंद हो जाएगी और फल है वो, इसका डंठल है और ये सब कमजोर पड़ जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाएगा। इसी को तो फ्रूट राइपनिंग बोलते हैं। यहाँ पर एब्सीजन, लीफ का एब्सीजन भी इसी तरीके का होता है। यहाँ जो जंक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाता है, और लीफ क्या करेगी, यहां से गिर जाएगी। ठीक है। ठीक है बच्ची। जी। हाँ वो अभी तो ये क्या है कि ये तो क्या सेल डिवीजन बढ़वा रहा है। तो निश्चित रूप से जब इसमें आप ये छिड़काव किया, इसमें सेल डिवीजन बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और जब ग्रोथ आ रही है तो ये जो कनेक्शन है, लिंक है, इसमें भी डिवीजन होकर के ये भी मजबूत हो रहा है, ये कमजोर नहीं हो रहा, इसलिए जल्दी नहीं गिरेगा। ठीक है। ये देखिए, और हमारे क्रॉप फील्ड में, क्रॉप प्लांट में कैसे क्या क्या जिब्रेलिन के और यूज है, फंक्शंस। फिफ्थ है सुगर केन स्टोर्स सुगर इन स्टेम्स। स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम। इट इंक्रीजेज द यील्ड बाई एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। मतलब आप ये स्टेम, हमारे जो अ, गन्ने की फसल है उसमें तो स्टेम का ही तो खेल है, वो तने को ही हम काम लेते हैं। तो अगर आपने जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया तो ये स्टेम इलोंगेशन हो जाएगा, ये ज्यादा हाइट में आएंगे।
और जब उसकी लेंथ बढ़ेगी स्टेम की तो वो आपके लिए फायदे का काम होगा। तो जिब्रेलिन का छिड़काव करने से ये इलोंगेशन है वो बढ़ जाता है। आपकी गन्ने की फसलों में किसान देते भी हैं, परंतु याद रखिए कि सारे केमिकल हैं वो नुकसानदायक होते हैं। छठा यूज देखिए, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड hastens the maturity period, it leads to early seed production। मतलब ये कॉनिफर्स में अर्ली सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। साथ में देखिए, फॉर bolting internode elongation just prior to flowering in beets, cabbage and many plants with rosette habits। मतलब ये गुच्छा जाल बनाने में भी ये मदद करता है, उनके फसलों को अच्छा करने में भी ये मदद करता है। ये रोसेट हैबिट का मतलब गुच्छा बनाने में। और ये गोभी है, पत्ता गोभी तो रोसेट ही है, गुच्छा ही है, पत्तियों का गुच्छा है। इसको अगर ज्यादा गहरा कर देगा तो वो आपके फायदे की चीज होगी, वो अच्छा फूल बनेगा इसका पत्ते वाला। तो ये जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस है। इसके बाद में तीसरा जो फाइटो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो वर्ड मीनिंग आप समझ सकते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइट सेल डिवीजन में दो तरीके की काइनेसिस होते हैं बच्चों, एक कैरियोकाइनेसिस होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवीजन से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं क्या मतलब है यहाँ पर। App Skoog and co-workers observed that from internodal segments of tobacco stems, the callus, a mass of undifferentiated cells, proliferated only if the nutrients medium was supplemented with extracts of vascular tissues, yeast extract, coconut milk, or DNA। तो ये स्कूग ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप टोबैको स्टेम लें और एक कैलस गुच्छा, कैलस का मतलब है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब है कि वो मेरिस्मेटिक सेल्स है। मेरिस्मेटिक सेल्स का गुच्छा लेकर के और आप उनको अ, कुछ केमिकल्स उसमें देखेंगे तो उसमें वो निकलेगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या काम करते। प्रोलिफरेटेड ओनली इफ द न्यूट्रिएंट मीडियम वो सप्लीमेंटेड, अगर आप उनको न्यूट्रिएंट मीडियम दे दे। एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट दे दे, साथ में ही यीस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क या और डीएनए, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, साथ में ही वस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट दे दिया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट दे दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोकोनट मिल्क या डीएनए उसमें इनके कल्चर मीडियम में सप्लाई कर दिया, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कि साइटोकाइनिन मतलब कोकोनट में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे, किसको, कैलस को। Skoog and Miller later identified and crystallized the active substance and termed as kinetin। वो जो कोकोनट मिल्क या डीएनए है उसको बाद में स्कूग और मिलर ने आइडेंटिफाई किया और उसको क्रिस्टलाइज भी किया, जो एक्टिव सब्सटेंस था, और उस एक्टिव सब्सटेंस को नाम दिया था उन्होंने काइनेटिन, जो किस में पाया जाता है, ये कोकोनट वाटर में मिलता है, मिल्क में मिलता है। साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। बाद में साइटोकाइनिन इनको खोजा गया, किसमें से, काइनेटिन के रूप में खोजा गया था साइटोकाइनिन्स को। और उसका जो केमिकल नेम है N6 परफ्यूरिल लैमाइन, परफ्यूरिल लैमाइन लैमिनो प्यूरिन, परफ्यूरिल लैमिनो प्यूरिन एंड एडेनिन डेरिवेटिव। ये एडेनिन का बना हुआ ये काइनेटिन था, उसका डेरिवेटिव है फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ये एक मछली है, उसमें ये नेचुरली वहां से इसको खोज करके
और आइसोलेट किया गया था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। काइनेटिन है वो नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता, परंतु अ, ये इसमें ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए में इसको खोजा गया था। कौन सा केमिकल? एन एडेनिन डेरिवेटिव N6 परफ्यूरिलामिनो प्यूरिन। इसके बाद में जियाटिन। बच्चों, आपके आसपास गेहूं पैदा होता है, जौ पैदा होता है, मक्की है वो पैदा होती है। तो मक्की जो शुरुआत में जो सुट्टी या भुट्टा होता है, उस भुट्टे के अंदर वो दाने देखेंगे तो दाने में शुरुआत में दूध निकलता है। कच्चा जब दाना होता है तो दूध निकलता है, और वो दूध के अंदर वो साइटोकाइनिन पाया जाता है, जिसको नाम दिया था जियाटिन। Gelatin from corn kernels and coconut milk is the natural substances with cytokinin like activities. ये साइटोकाइनिन के जैसे ही फंक्शन करते हैं। There are some synthetic compounds with cell divisions promoting activity, जो ये नेचुरली जियाटिन की और ये सब मिलते हैं, साइटोकाइनिन मिलते हैं। इसके जैसे ही आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, और वो क्या काम करते हैं? सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। और सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, निश्चित रूप से वो ग्रोथ स्टिमुलेटर होंगे। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, रूट एपिसेज, शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एटसेट्रा। कि जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो कहाँ बनते हैं? जहां पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर ये बनते हैं। और वो क्या काम करते हैं? वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो ये उसके फंक्शन हो गए। साइटोकाइनिन के हमारी डेली लाइफ में या एग्रीकल्चर में उनके क्या क्या यूज हो सकते देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है, दे प्ले रोल इन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग आपको पता ही है, वो सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं। सेकेंड, दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन। मतलब कि ये नई लीव्स बनाने में, साथ में क्लोरोप्लास्ट डेवलप करने में, लेटरल ग्रोथ के लिए होते हैं, लेटरल ब्रांचिंग के लिए होते हैं। जैसे यहां पर ये लेटरल ब्रांचिंग हो रही है। तो देखिए, बिल्कुल जस्ट ऑक्जिन है वो एपिकल डोमिनेंस बढ़ा रहा था, मतलब लेटरल ब्रांचिंग को नहीं होने दे रहा था, और एपेक्स को ही बढ़ा रहा था। यहां पर क्या कर रहा है ये साइटोकाइनिन है, वो एपिकल डोमिनेंस ना करके ये कैसा क्या काम कर रहा है? लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ा रहा है। साइड की ब्रांचिंग है, लीव्स है, उनको ग्रो करवा रहा है। और एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन। एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन का मतलब है कि जो दूसरे भागों से वो सूट को ओरिजिनेट करवा देता है। तो ये उसके फंक्शन है। तीसरा है, दे हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको कह सकते हैं ये एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एपिकल डोमिनेंस को वो रोकते हैं और लेटरल ब्रांचिंग को करते हैं। तो आप अगर ऑक्जिन बहुत ज्यादा बन रहा है और आप साइटोकाइनिन डाल देंगे तो वो एपिकल डोमिनेंस को रोक करके और क्या करेगा? ब्रांचिंग को, लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ावा देगा, जिससे कि आपकी फसलें हैं वो फैल जाएंगी। इसके बाद में चौथा है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। बहुत ही अच्छा ये रोल है इसका। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जो ओल्डर लीव्स हैं, ओल्डर लीव्स में कुछ कंपाउंड फॉर्म में न्यूट्रिएंट हैं वो चले जाते हैं और वो पत्तियां गिर जाती हैं, तो प्लांट के लिए वो यूजलेस हो जाते हैं। तो वहां से जो कंपाउंड फॉर्म में न्यूट्रिएंट ओल्डर पार्ट में चले गए थे, वहां से मोबिलाइज होकर के, वहां से निकल करके और वो यंगर पार्ट को चले जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में ये मदद करते हैं। साथ में लीफ सेनेसेंस, पत्तियों को गिरने से बचाते हैं। और चौथे टाइप का जो हार्मोन है वो एथिलीन है। एथिलीन याद रखिए,
गैसियस हार्मोन है। पहला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है, बाकी सारे लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते, कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जिसको एथिलीन बोलते हैं, C2H4। और कजिन्स फॉर्मर कंफर्म्ड द रिलीज ऑफ ए, क्या हो गया ये, कुछ गायब हो गया। Cousins confirmed the release of a volatile substance from ripened organs, oranges that hastened the ripening of stores, bananas. Later, this substance was identified as ethylene. Ethylene is a simple gaseous PGR. It is synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripening fruits. ये साइंटिस्ट का नाम है शायद, कोजिन्स है। इसने ये खोजा कि फ्रूट राइपनिंग के समय एक गैस रिलीज होती है, एक फाइटो हार्मोन्स रिलीज होता है, और उसको बाद में नाम दिया गया था एथिलीन। और वो एथिलीन है, वो क्या काम करती है, ये सेनेसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ के, फ्रूट पीले पड़ के गिर जाते हैं। और बच्चों देखिए कि फ्रूट फ्लावर जब गिरते हैं, नेचुरली पेड़ के ऊपर पकते हैं, तो वहां पर एक अलग तरीके की खुशबू आती है। पतझड़ के सीजन में आप देखेंगे, गहरे जंगलों में आप देखिए, वहां पर पतझड़ जब होता है तो एक अलग तरीके की खुशबू आती है। वो खुशबू किसकी है? एथिलीन की। आजकल हमने वो नेचुरल राइपनिंग वाला सब्सटेंस है, इसको आर्टिफिशियल बना लिया। तो फलों को तोड़िए, कच्चे फलों को तोड़िए और उनमें एथिलीन स्प्रे करिए, वो फले हैं वो पक जाएंगे, और आपको उसको सप्लाई करने में, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर पके हुए केले पेड़ से आपने तोड़े हैं, तो अब उनको सप्लाई कितने दिनों तक कर पाएंगे, वो तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे। इसलिए कच्चे फल हैं वो तोड़े जाते हैं, कच्चे आम तोड़े जाते हैं, जितने भी फल हैं, पपीते हैं, सारे फल हैं बिल्कुल कच्चे तोड़े जाते हैं। और उनको ट्रांसपोर्ट करने के बाद में पहले एक आमों की जो पेटी होती है उसके अंदर पाउडर सा, आपने थैलियां छोटी छोटी पुड़िया देखी होंगी, वो एक्चुअली में क्या थी, वो अ, उसको कार्ब, उसका केमिकल का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो केमिकल है, वो एथिलीन गैस प्रोड्यूस करता था, उसके डिकम्पोज होकर के एथिलीन गैस बनाता था, और वो फलों को पकाने में काम आता था। परंतु वो केमिकल है वो पॉइजनस होता है, वो कार्सिनो कार कॉजिक होता है, मतलब कार्सिनोजेनिक होता है, वो कैंसर करता है, इसलिए सरकार ने बैन कर दिया। अब फलों को पकाने का तरीका है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो गैस है वो रिलीज की जाती है। जो एसी लगे हुए कोल्ड स्टोरेज में, वहां वो गैस रिलीज करते हैं, और वो गैस क्या करती है, फलों को पकाने का काम करती है, फलों में रंग लाने का काम करती है। परंतु आप देखेंगे बच्चों, ये बहुत ज्यादा गैस वो डाल देते हैं, इस गैस रिलीज कर देते कोल्ड स्टोरेज में। इसलिए केले हैं वो आप अंदर देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा सा कलर उसमें आया होगा, और उसको अगर 2 घंटे भी बाहर निकाल दिया तो वो काले पड़ जाते हैं और बिल्कुल पिलपिले बेकार से हो जाते हैं। तो वो एथिलीन का ओवर यूज यहाँ पर बता रहे हैं। फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। इट इन्फ्लुएंसेज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग्स। तो उनको ग्रोथ करने में मदद करते हैं। दूसरा है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सीजन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। यहां पर वो जो आपने डाउट पूछा था वो देखिए, ये सेनेसेंट हो रही है, पत्तियां है वो धीरे धीरे यहाँ पर एथिलीन बनना शुरू हो गया, और ये इसके बीच का जो जंक्शन है, एब्सीजन लेयर तैयार होगी, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख पाएंगे यहाँ पर डेवलप हो गई एब्सीजन लेयर। एब्सीजन लेयर का मतलब कटाव वाली। अब इनका कनेक्शन है, संबंध है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और पत्ती है वो गिर जाएगी। तो लीव्स को, फ्लावर्स को गिराने में मदद करती है एथिलीन। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने में मदद करती है।
It enhances respiration rate during fruit ripening. This is called respiratory climatic. कहने का मतलब है कि फ्रूट राइपनिंग के समय ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देती है, जिससे कि वहां आवश्यकताएं बढ़ जाती है, वो ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाता है। और रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब है कि वहां पर उनकी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल उनके सेल के अंदर बढ़ जाता है फ्रूट के, और वो पकना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ है, इट ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीड और बड जो डोरमेंट स्टेज में है, वो उग नहीं रहे हैं, उनको वो ब्रेक करने का काम करती है। अगर आपने सीड में ये छिड़काव कर दिया तो सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, उनकी डोरमेंसी खत्म हो जाएगी। इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो में ट्यूबर आना बंद हो गया है, तो आप एथिलीन छिड़क करके और खेत में लगा दीजिए, बहुत जल्दी से सीड है वो आ जाएंगे, पोटैटो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, पांचवा पॉइंट है, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। मतलब ये इलोंगेशन में मदद करता है, वो जो नोड और इंटर नोड है उनको इलोंगेट करवा देता है, जिससे कि पानी के ऊपर, जब ये ज्यादा बढ़ेगा तो पानी के ऊपर ही ये प्लांट है वो रहेंगे, डूबेंगे नहीं। छठा है, प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। दिस इंक्रीज एब्जॉर्शन सरफेस एरिया। मतलब कि रूट को ग्रोथ के लिए भी होता है, अब शूट इलोंगेशन के लिए भी हुआ, रूट इलोंगेशन के लिए भी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन मैंगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिंक्रोनाइज करता है, ये फ्रूट लगाने में और फ्रूट को पका करके गिराने में वो मदद करते हैं। और इट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में एथिलीन फ्रूट राइपनिंग के लिए, तो निश्चित रूप से इसको ज्यादा उपयोग करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एथिलीन इज एलिफोन। ये एथिलीन की जगह यहाँ पर इसको किस नाम से यूज किया जाता है? एलिफोन के नाम से यूज किया जाता है। एलिफोन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेज एथिलीन स्लोली। कि वो क्या करेगा, एथिलीन को रिलीज होने से रोकता है। एलिफोन हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज and apples and accelerates abscission in flowers and fruit, thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield. तो ये सारे उनमें एग्रीकल्चर फील्ड में ये काम आते हैं। और लास्ट जो फाइटो हार्मोन है, जिसको ग्रोथ इनिबिटर भी कहते हैं, वो एब्सिसिक एसिड है, एबीए जिसको बोलते हैं। During mid 1960s, it was reported three kinds of inhibitors: inhibitor B, abscisiin second, and dormin. They were chemically identical and now known as abscisic acid. सभी को एब्सिसिक एसिड बोल रहे हैं। एबीए इज द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनोइड्स। ये किसके बने होते हैं? कैरोटीनोइड के डेरिवेटिव होते हैं। इट रेगुलेट्स एब्सीजन एंड डोरमेंसी। एब्सीजन का मतलब होता है पत्तियों को गिराना, और डोरमेंसी का मतलब होता है सीड जर्मिनेशन होने से रोकना। ये कहलाता है एब्सीजन एंड डोरमेंसी। क्या फंक्शन है एबीए के? पहला है, इट एक्ट्स एज एन इनिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। प्लांट ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करने का काम करता है। दूसरा, इट इनिबिट सीड जर्मिनेशन। सीड को जब तक ये एब्सिसिक एसिड सीड के अंदर रहेगा, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा। और इस डोरमेंसी को, बच्चों डोरमेंसी है वो दो तरीके की होती है, एक मैकेनिकल डोरमेंसी, दूसरी केमिकल डोरमेंसी।
मैकेनिकल डोरमेंसी का मतलब है कि टफ कवरिंग उसके ऊपर कोट है, सीड कोट या कवरिंग लगी हुई है, और जब तक पानी उस सीड तक, एम्ब्रियो तक नहीं पहुंचेगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो मैकेनिकल डोरमेंसी को आप ब्रेक कर सकते हैं, परंतु केमिकल डोरमेंसी का मतलब है कि केमिकल अंदर पड़ा हुआ है, सीड के अंदर केमिकल है, जब तक वो केमिकल रहेगा उसको जो जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ये कहलाता है सीड डोरमेंसी। और second, it inhibits seed germination. Third, it stimulates closure of stomata in epidermis. अब जब एब्सिसिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करवाएगा। फोर्थ, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एडवर्स सिचुएशन होती है, दोपहर बाद में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा होती है, ट्रांसप्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से? एब्सिक्सिक एसिड की वजह से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कि विपरीत परिस्थितियों से बचाने में ये मदद करता है। इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। सीड को डेवलप करना है, मैच्योर करवाना है, तो डोरमेंसी है वो बहुत रोल प्ले करती है। तो ये एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है। सीड डोरमेंसी बाई एबीए हेल्प्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अब मतलब सीड डोरमेंसी है वो बहुत रोल प्ले करती है, क्योंकि मान लीजिए गेहूं है वो आपके अप्रैल में पक करके तैयार हुए हैं, या दूसरे इस तरीके की क्रॉप है जो सर्दियों में पैदा होती है, और वो सीड तुरंत ही गिर जाए जमीन में और तुरंत उग जाए, तो सर्दी में उगने वाली फसल है उसके लिए गर्मी आ रही है, जस्ट उल्टा सीजन आ रहा है, तो वहां पर अगर जर्मिनेट हो गए तो वो तो नुकसान करेंगे, वो उसके लिए कंडीशंस है वो बिल्कुल बदल जाएंगी। इसलिए गर्मी के दिनों में बहुत सारे सीड्स हैं वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, पड़े रहते हैं, और जब कंडीशंस हैं वो बदल जाती है, गर्मी के बाद में बारिश आती है, तो वहां पर फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डेसिकेशन से, उसको खत्म होने से, उसको टूटने फूटने से और अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है डोरमेंसी पीरियड, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और इसके बाद में देखिए इंटरेक्शन ऑफ पीजीआर। पीजीआर्स प्ले इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक रोल, सच रोल्स में बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। मतलब कुछ इंडिविजुअल या सिनर्जेटिक वर्क करते हैं, एक काम करता है दूसरा रुक जाता है, दूसरा काम करता है, वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो वहां पर पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वो अलग अलग कार्य करते हैं। पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट डोरमेंसी इन सीड्स, बर्ड्स, एब्सीजन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नेलाइजेशन, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स एक्सेट्रा। तो इन सब कार्यों में वो कार्य करते हैं। इन मोस्ट केसेस एबीए एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन। मतलब एबीए है वो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, जिब्रेलिन के अगेंस्ट में। जिब्रेलिन है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो एबीए है वो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इसी तरीके से ऑक्जिन है वो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देती है, जबकि साइटोकाइनिन है वो लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ावा देता है। तो ये सब हार्मोन्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इसके बाद में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पीजीआर। पीजीआर के फंक्शंस को रेगुलेट कौन करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे दो तरीके के फैक्टर हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, जीनोमिक कंट्रोल, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट और टेम्परेचर है वो काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनकी फंक्शनिंग को। तो इस तरीके से बच्चों हमने पीजीआर कंप्लीट कर लिया। दो पॉइंट है वो और बच रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। किसी तरीके का डाउट है तो बताइए बच्चों।